हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू अकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है डिफ्यूजन, विसरण। तो बच्चों, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? विसरण, डिफ्यूजन जिसको कहते हैं, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन। हिंदी में इसको क्या कहते हो? विसरण। ठीक है, विसरण। विसरण क्या है? विसरण किसको कहते हैं? कि पदार्थ के अणुओं का अपनी खुद की गतिज ऊर्जा के कारण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना डिफ्यूजन कहलाता है या विसरण कहलाता है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे कि पदार्थ के अणुओं का, इसकी परिभाषा हो जाएगी कि पदार्थ के अणुओं का अपनी खुद की गतिज ऊर्जा के कारण, गतिज ऊर्जा के कारण पदार्थ के अणुओं का, पार्टिकल्स का अपनी खुद की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। यहां क्या है बेटा? इसको अंग्रेजी में क्या लिखोगे आप? काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी अपनी खुद की गतिज ऊर्जा के कारण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, है ना। कम सांद्रता की ओर जाना, ठीक है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन या विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है। पदार्थ के अणुओं का अपनी खुद की गतिज ऊर्जा के कारण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। विसरण कहिए या डिफ्यूजन, ठीक है ना। अर्थात आप कह सकते हो कि विसरण वह क्रिया है, आप कह सकते हैं क्या? कि विसरण वह क्रिया है जिसमें पदार्थ के अणु अपनी खुद की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। विसरण वह क्रिया है जिसमें पदार्थ के अणु अपनी खुद की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, है ना। इसको अपन देख लें कि जैसे यदि किसी इत्र से भरी हुई बोतल को कमरे में खोल दें, एक बंद कमरे में खोल दें, तो इत्र जो है वो पूरे कमरे में फैल जाता है। मतलब कि इत्र के जो अणु हैं वो पूरे कमरे में फैल जाते हैं और पूरा कमरा कैसा होने लगता है? महकने लगता है। कि यदि इत्र से भरी बोतल को बंद कमरे में, इत्र से भरी बोतल को बंद कमरे में क्या कर दें? ओपन कर दें, खोल दें। बंद कमरे में खोल दें तो इत्र के अणु पूरे कमरे में फैल जाते हैं। पूरे कमरे में फैल जाते हैं, ठीक है। मतलब पूरा कमरा जो है महकने लगता है। पूरा कमरा जो है वो क्या होगा? महकने लगता है, या उसके अणु पूरे कमरे में फैल जाते हैं, जो कि क्या है? एक तरह का डिफ्यूजन है। फैल जाते हैं मतलब
डिफ्यूज हो जाते हैं। यहां क्या लिख सकते हैं आप, डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, मतलब डिफ्यूज्ड हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि यदि यदि दो पदार्थ, यदि दो पदार्थ पदार्थ साथ साथ विसरित होते हैं, साथ साथ विसरित होते, यदि साथ साथ विसरित होते हैं, यदि दो पदार्थ साथ साथ विसरित होते हैं तो वो विसरण की दर, तो वह विसरण की दर और दिशा, विसरण की दर और दिशा क्या करते हैं, में प्रभावित नहीं करते। तो वह एक दूसरे के, तो वह यहां लिख सकते हैं क्या, एक दूसरे के विसरण की दर और दिशा को प्रभावित नहीं करते हैं, दर और दिशा को प्रभावित नहीं करते हैं। यदि दो पदार्थ साथ साथ विसरित होते हैं तो वह एक दूसरे की, तो वह, ये ध्यान रखिएगा, वह एक दूसरे के विसरण की दर और दिशा को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है। विसरण की जो दर है उसमें मॉलिक्यूल की संख्या पर आधारित होती है। यदि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है तो जल्दी जल्दी विसरित होंगे, यदि कम है तो थोड़ा धीमे होता है। ठीक है ना। तो ये दर और दिशा को एक दूसरे के प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट कैरेक्टर इसका होता है कि विसरण जो है वो गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों अवस्थाओं में होता है। विसरण गैस, लिक्विड और सॉलिड, गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों अवस्थाओं में होता है, तीनों अवस्थाओं में होता है। ठीक है। गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों अवस्थाओं में ये जो विसरण है वो होता है। लेकिन गैस में अधिक, गैस में अधिक, फिर उसके बाद लिक्विड में और फिर उसके बाद क्या है, सॉलिड में। मतलब सॉलिड में जो है गैस में सबसे ज्यादा होगा, उससे थोड़ा कम लिक्विड में होगा डिफ्यूजन, और फिर सॉलिड में ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। मतलब क्या हुआ, अर्थात जो सॉलिड है, सॉलिड में बहुत कम अथवा ना के बराबर है ना, अथवा ना के बराबर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन होता, ना के बराबर डिफ्यूजन होता है। ठीक है। यदि माध्यम का घनत्व अधिक होता है तो विसरण का क्या होता है, विसरण कम होता है, विसरण की दर जो है वो कम होती है। यदि माध्यम का घनत्व अधिक होता है, अधिक होता है तो क्या होता है, विसरण की दर कम होती है। विसरण की दर कम होती है, विसरण की दर कम होती है। ठीक है। इसका एक उदाहरण थोड़ा सा अपन पढ़ लें, उदाहरण देख लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, डिफ्यूजन का उदाहरण। ठीक है। डिफ्यूजन का उदाहरण, विसरण का एग्जाम्पल। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल कि यदि कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट जो है नीले रंग का होता है। यदि कॉपर सल्फेट नीले रंग का टुकड़ा है ना, नीले रंग का होता है, नीले रंग का कॉपर सल्फेट का एक
टुकड़ा कॉपर सल्फेट का एक टुकड़ा, यदि कॉपर सल्फेट का एक टुकड़ा किसमें बीकर में डाल दिया जाए, किसी पानी से भरे बीकर में डाल दिया जाए, किसी पानी से भरे बीकर में डाल दिया जाए, तो उस बीकर का पानी कुछ समय बाद नीले रंग का हो जाता है। तो उस बीकर का पानी कुछ समय बाद उस बीकर का पानी कुछ समय बाद क्या हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है, ठीक है, कुछ समय बाद नीले रंग का हो जाता है। जैसे ये मैं कहूं कि ये कोई एक बीकर है, ठीक है, ये है एक बीकर है और इसमें क्या भरा हुआ है बेटा, इसमें भरा हुआ है पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब ये है वाटर है, ये क्या है, ये बीकर है और ये क्या है, वाटर है। अब इसमें अपन ने क्या डाल दिया है, यहाँ पे डाल दिया है कॉपर सल्फेट, ये पड़ा हुआ है क्या, कॉपर सल्फेट का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कॉपर सल्फेट का जो टुकड़ा है, इसके अणु धीरे धीरे क्या होंगे, इससे निकलने लगेंगे और वो क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ फैलने लगेंगे ऐसे, और फैलते फैलते ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऐसे ये क्या हो जाएगा, घुलेगा और ये यहाँ नीला हो गया। ऐसे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ऐसे पहुंचते हुए ये पूरा पानी जो है ये क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है ना, ये ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, ये है ना कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, ये क्या है, CuSO4 है ना। तो CuSO4 क्या है, ये धीरे धीरे क्या होगा, घुलेगा और इसके अणु जो है इसमें पूरे में क्या होंगे, फैलने लगेंगे और फैल करके इस पूरे पानी को क्या कर देंगे, नीला कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि ये क्या प्रदर्शित करता है, डिफ्यूजन को प्रदर्शित करता है। कॉपर सल्फेट के अणु जो हैं वो धीरे धीरे पूरे में क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसका डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट है कि इसको डिफ्यूजन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द डिफ्यूजन, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द क्या, डिफ्यूजन, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द डिफ्यूजन को प्रभावित करने वाले कारक, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत से कारक हैं। पहला क्या है, नंबर 1 है कि घनत्व, क्या है, डेंसिटी, किसकी, डिफ्यूज होने वाले पदार्थ की, विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व, विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व, विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व, डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग मटेरियल, ठीक है। जो पदार्थ क्या हो रहा है, विसरित हो रहा है, उसका घनत्व कितना, मतलब घनत्व का मतलब उसमें अणुओं की संख्या जो है वो कितनी है। यदि विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व ज्यादा है, घनत्व यदि ज्यादा है, अधिक है, विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व क्या है, अधिक है, तो विसरण की दर अधिक होती है। तो विसरण की दर क्या होती है, अधिक, विसरण की दर अधिक होती है। तो विसरण की दर क्या होती है बेटा, अधिक होती है, नंबर 1। लेकिन यदि विसरित होने वाले पदार्थ जिस माध्यम से विसरित होते हैं उस माध्यम का घनत्व यदि ज्यादा है तो विसरण की दर कम होती है। यानी कि माध्यम का घनत्व, अगला क्या है, माध्यम का घनत्व अधिक है, यदि माध्यम का घनत्व अधिक है तो क्या होगा, विसरण की दर कम होती है। तो विसरण की दर जो है
दर क्या होती है, कम होती है, कम होती है, विसरण की दर कम होती है। नंबर तीसरा है, थर्ड क्या है कि यदि टेम्परेचर बढ़ता है, यदि यदि टेम्परेचर है ना, तापक्रम, तापक्रम, तापक्रम मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर, यदि तापक्रम बढ़ता है, यदि तापक्रम तापक्रम बढ़ता है, यदि तापक्रम बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, विसरण की दर अधिक होती है, या विसरण बढ़ता है, विसरण अधिक होता है, तो विसरण विसरण अधिक होता है, विसरण अधिक अधिक होता है। ठीक है, यदि क्या होता है, तापक्रम बढ़ता है तो विसरण क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है ना। अब चौथा है कि यदि दो पदार्थ साथ साथ विसरित होते हैं, यदि दो पदार्थ साथ साथ विसरित होते हैं, विसरित होते हैं, यदि दो पदार्थ साथ साथ विसरित होते हैं तो वह एक दूसरे के विसरण की, तो वह एक दूसरे के विसरण की दर, एक दूसरे के विसरण की दर और दिशा, विसरण की दर और दिशा को प्रभावित नहीं करते, दर और दिशा को प्रभावित नहीं करते, है ना, नहीं करते हैं। ठीक है, यदि दो पदार्थ साथ साथ विसरित होते हैं तो वह एक दूसरे के विसरण की दर और दिशा को प्रभावित नहीं करते। ठीक है ना। तो ये हो गया एक कैरेक्टर। नेक्स्ट क्या है कि हाइड्रोजन के विसरण की दर CO2 से 5 गुना अधिक होती है और ऑक्सीजन से 4 गुना अधिक होती है। हाइड्रोजन ये गैस है, गैस में भी ये नहीं है कि सभी गैसें एक ही स्पीड से होती हैं। ठीक है, तो क्या है कि यदि हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस जो है वो ज्यादा तेज विसरित होती है। तो हाइड्रोजन के विसरण की दर CO2 से 5 गुना और O2 से यानी ऑक्सीजन से 4 गुना अधिक होती है, 4 गुना अधिक होती है। ठीक है ना। हाइड्रोजन के विसरण की दर CO2 से 5 गुना अधिक होती है और ऑक्सीजन से 4 गुना अधिक होती है। कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन जो है वो CO2 से अधिक तेज विसरित होती है और हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे ज्यादा विसरित होती है। तो ये क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग है किसकी, डिफ्यूजन को प्रभावित करने वाले कारक, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, एक हेडिंग है डिफ्यूजन प्रेशर, विसरण दाब। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा, तो विसरण दाब, डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, विसरण दाब जो है वो क्या है कि विसरित होने वाले पदार्थ के अणु जिस पदार्थ में विसरित होते हैं, जिसमें या जिस दूसरे के अंदर जाते हैं तो वहां क्या उत्पन्न करते हैं, दाब उत्पन्न करते हैं, उसको कहते हैं विसरण दाब। ठीक है, तो क्या है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर, है ना, डिफ्यूजन प्रेशर, विसरण दाब। विसरण दाब क्या है, इसको विसरण दाब, है ना। विसरण दाब क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर क्या है कि वह दाब जो विसरित होने वाले अणुओं के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यानी कि विसरित होने वाले अणुओं के द्वारा जो दाब उत्पन्न किया जाता है, जो दाब उत्पन्न किया जाता है, विसरित होने वाले अणुओं के द्वारा जो दाब उत्पन्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा, विसरण दाब कहते हैं, उसे विसरण दाब कहते हैं। विसरित होने वाले अणुओं के द्वारा जो दाब उत्पन्न
किया जाता है उसे विसरण दाब कहते हैं। अर्थात क्या है कि जो अणु विसरित होते हैं, जिस पदार्थ में विसरित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसके अंदर जैसे मान लो कि दूध है और उसमें पानी मिलाया जा रहा है, ठीक है, तो पानी के जो अणु हैं वो दूध के जो मिल्क के अणु हैं उसमें जाकर के क्या उत्पन्न करेंगे, उसमें एक दाब उत्पन्न करेंगे, तो उस दाब को विसरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो विसरित होने वाले ये जो अणु हैं जिस पदार्थ के अंदर अर्थात विसरित होने वाले पदार्थ के अणु पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल जो है, विसरित होने वाले पदार्थ के अणु जिस पदार्थ में विसरित होने वाले पदार्थ के अणु जिस पदार्थ में क्या होते हैं, विसरित होते हैं, जिस पदार्थ में विसरित होते हैं उसमें एक प्रकार का दाब उत्पन्न करते हैं, उसमें एक प्रकार का दाब उत्पन्न करते हैं, इस दाब को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर या विसरण दाब, है ना, विसरण दाब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, विसरण दाब कहते हैं। ठीक है, विसरण दाब को डीपी से प्रदर्शित करते हैं, है ना, विसरण दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, डीपी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डीपी से प्रदर्शित करते हैं, विसरण दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, डीपी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये है क्या, विसरण दाब। एक और इस पे लिख सकते हो कि यदि कोई पदार्थ बंद अवस्था में है, तो उसके अंदर विसरण दाब अधिक होता है। यदि कोई पदार्थ, या लिख सकते हो, यदि कोई पदार्थ कैसा है, बंद अवस्था में है, क्लोज्ड में है, बंद अवस्था में है, यदि कोई पदार्थ क्या है, बंद अवस्था में है, तो उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, डीपी अधिक होता है, विसरण दाब अधिक होता है, विसरण दाब अधिक होता है। जैसे आप देखिए कि यदि ट्यूब में हवा भर दी जाए तो ट्यूब के अंदर हवा का दाब अधिक होगा, है ना, तो आप ये एग्जाम्पल ले भी सकते हैं कि जैसे क्या है, यदि ट्यूब में हवा भर दी जाए, यदि ट्यूब में हवा भर दी जाए, है ना, यदि ट्यूब में हवा भर दी जाए तो हवा का दाब ट्यूब के अंदर अधिक होता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, विसरण दाब या डिफ्यूजन प्रेशर है। ठीक है, अब इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, है ना, विसरण का महत्व। ठीक है, विसरण का महत्व क्या है कि पहला तो आप जान सकते हो, नंबर 1 क्या है, फोटोसिंथेसिस के समय गैसेस का जो एक्सचेंज है, CO2 का अंदर जाना और ऑक्सीजन का बाहर आना, ये क्या है, डिफ्यूजन है। तो प्रकाश संश्लेषण में एक गैसियस एक्सचेंज, ऐसा कह सकते हैं, फोटोसिंथेसिस लिख सकते हो, फोटोसिंथेसिस में गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज जो है ना, गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूजन का उदाहरण महत्व है इसका। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज में अर्थात यहाँ क्या होता है, अर्थात CO2 क्या होती है, अंदर जाती है और O2 जो है वो कहाँ होती है, बाहर आती है ना, बाहर की ओर
विसरित होती है, विसरित विसरित होती है ना, विसरित होती है। फोटोसिंथेसिस में जो गैसियस एक्सचेंज है वो क्या है, डिफ्यूजन का महत्व है। मतलब CO2 जो है वो अंदर आती है, CO2 क्या है, CO2 अंदर आती है और O2 जो है वो बाहर जाती है। तो ये गैसियस एक्सचेंज फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है। नंबर 2, एक दूसरा आप लिख सकते हो कि क्या है, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन में पानी का जो वेपराइजेशन है ना, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन में पानी का जो क्या है, वेपराइजेशन है। तो माने वाष्पीकरण, ट्रांसपायरेशन में यहीं पे लिख देता हूं, पानी का वाष्पीकरण, वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन है ना, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन जो है पानी का वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन, ट्रांसपायरेशन में जो है इसका महत्व है, डिफ्यूजन का महत्व है। इसके बाद तीसरा एक आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, खनिज तत्वों का जो निष्क्रिय अवशोषण होता है, खनिज तत्वों का निष्क्रिय अवशोषण जो है वो डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन आप लिख सकते हैं, पैसिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स का निष्क्रिय अवशोषण जो है वो किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। इसी तरह से जो पत्तियों में भोजन बनता है, भोजन जो बनता है वो क्या होता है, ट्रांसलोकेट होता है डिफ्यूजन विधि के द्वारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। तो नेक्स्ट क्या है कि क्या है इसका इंपॉर्टेंस कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ठीक है, ट्रांसलोकेशन स्थानांतरण है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो है भोजन का स्थानांतरण, क्योंकि पत्तियों में भोजन बनता है वहां अधिक सांद्रता रहती है और नीचे जड़ की ओर जो है वो क्या होता है, ट्रांसलोकेट होता है, स्थानांतरित होता है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन है। तो इस तरह से ये टॉपिक डिफ्यूजन यहीं तक। यदि आपको वीडियो ठीक लगे तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।